एक नगर में भुवन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने काफ़ी कम उम्र में ही अपना खुद का कारोबार बना लिया था। एक दिन उसके यहाँ एक व्यक्ति आया। साहब जी, मैं राधे पास के गांव से यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ। साहब जी, मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो साहब जी। अच्छा अच्छा, काम पर तो रख लेते हैं, पर पहले ये तो बताओ कि तुम क्या काम कर लेते हो। मेरा मतलब है कितना पढ़े हो तुम। साहब जी, पढ़ाई लिखाई तो शुरू से नहीं की, पर और कोई भी छोटा मोटा काम कर लूँगा। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, तुम मेरे यहाँ चौकीदार का काम कर लो। वेतन बताओ कितना लोगे। वेतन आप जो भी दे देना साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह भुवन ने राधे को अपना चौकीदार रख लिया और ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन भुवन की मुलाकात अपने मित्र किशन से हुई। अरे मित्र, बड़े दिनों बाद मिले, कहाँ गुम थे? अरे बस कॉलेज के बाद काम में ऐसा उलझा कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिला। हर समय बस काम ही काम। उसी मेहनत की वजह से देखो कितने बड़े आदमी हो गए हो तुम। अरे दोस्ती में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता किशन। तुम अपनी बताओ, कैसी कट रही है जिंदगी। अरे मित्र, हमारी जिंदगी तो खूब बढ़िया चल रही है, पर मुझे तुम किसी सोच में उलझे दिखते हो। बताओ मुझे, तुम्हारी समस्या मेरी समस्या है। वैसे ऐसा कुछ खास नहीं है, वो तो मैं बस कोई ज़मीन ढूंढ रहा था एक फैक्ट्री बनाने के लिए, पर कुछ सही जगह मिल नहीं रही। बस उसी सोच में उलझा हूँ। लो फिर तो तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे पिछले हफ्ते ही मैं गया था मलईपुर गांव किसी काम के सिलसिले में। वहां पता चला कि वहां पर ज़मीन की कीमत बहुत कम है। तुम वहीं पर ज़मीन खरीद लो और फैक्ट्री बनाने के लिए मज़दूर भी तुम्हें वहीं से मिल जाएंगे। वहां बिजली पानी की भी कोई समस्या नहीं है। साथ में तुम्हारी फैक्ट्री में गांव वालों को रोज़गार मिल जाएगा। बाकी और किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना ज़रूर। तुम्हारा सुझाव काफ़ी ठीक लगता है मुझे। मैं कल ही जाकर वहाँ ज़मीन देख लेता हूँ, क्या पता मेरा काम ही बन जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया वाली क्या बात है इसमें? मित्र के पास मित्र की समस्या का समाधान नहीं होगा तो किसके पास होगा? अच्छा मित्र, अब चलता हूँ, कल की यात्रा की तैयारी भी तो करनी है। भुवन अपने घर लौटता है और राधे को बुलाता है। अरे राधे, मैं कल प्रातः की ट्रेन से मलईपुर जा रहा हूँ किसी काम के सिलसिले में, तो तुम पीछे से हर चीज़ का ध्यान रखना। मैं कल सवेरे 7 बजे यहाँ से निकलूँगा और एक दिन में काम खत्म कर वापस आऊँगा, ठीक है? अच्छा साहब जी, मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा। अगली सुबह भुवन मलईपुर की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा राधे, मैं चलता हूँ, यहाँ सब तुम्हारे भरोसे है, ख्याल रखना। पर राधे अपनी ही सोच में डूबा होता है। अरे राधे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या बात, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? माफ़ करना बाबूजी, पर एक बात कहनी थी आपको। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? बाबूजी, आप ना आज मलईपुर मत जाइए, और जाना भी है तो इस ट्रेन से मत जाइए। मैंने आज रात सपना देखा कि यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसके कई यात्री घायल हो गए हैं और कई यात्री मारे गए हैं। आप बिल्कुल मत जाइए, मेरे सपने कभी झूठे नहीं होते। भुवन परेशानी में पड़ गया। वह कुछ वहमी स्वभाव का था, इसलिए उसने उस दिन उस ट्रेन से न जाने का निर्णय कर लिया तथा अपनी यात्रा स्थगित कर दी। उस दिन वास्तव में ही वह ट्रेन 5 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस ट्रेन के बहुत से व्यक्ति मारे गए तथा कई घायल हो गए। बिल्कुल वही हुआ जो उस चौकीदार ने कहा था। यह सुनकर भुवन बहुत हैरान हुआ और खुश भी कि आज उसकी जान बच गई। हो सकता था कि वह भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। उसने चौकीदार को बहुत सा इनाम दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राधे, आज मैं केवल तुम्हारी वजह से ही जीवित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ राधे, अब से तुम मेरे चौकीदार नहीं, मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ। बाबूजी, पर क्यों बाबूजी? पहले तो आपने मुझे इनाम दिया और अब आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया? मैंने तो आपकी जान बचाई है। तुमने अपना सपना बताकर हमारी जान बचाई, इसलिए हमने तुम्हें इनाम दिया, परंतु तुमने अपनी नौकरी का ईमानदारी से पालन नहीं किया। तुम्हारा काम रात को चौकीदारी करना है, परंतु तुम सोते रहे और सपने देखते रहे। तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। अगर चौकीदार सो जाएगा तो चौकीदारी कौन करेगा? तुमने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया, इसलिए नौकरी से निकाल दिए गए। ऐसा कर भुवन ने राधे के निजी तौर पर तो उसको इनाम दिया, पर व्यावसायिक तौर पर सज़ा। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसको इसी प्रकार का दंड मिलता है। जिस काम का हमें वेतन मिलता है उससे हम अपने घर का पालन पोषण करते हैं।
अगर उस काम को हम ईमानदारी से नहीं करते तो यह काम के प्रति अन्याय है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कहीं भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। विवेक और सनातन दो मित्र थे। दोनों गांव में रहकर खेतीबाड़ी किया करते थे। एक बार गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। अब तुम ही बताओ विवेक, हम क्या करें? भगवान ने तो हमसे 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। नहीं सनातन, हर चीज में भगवान को क्यों दोष देते हो? यह तो प्राकृतिक आपदा है और ऐसी ऐसी कई आपदाएं मनुष्य के जीवन में आती हैं। यह तो हमारी परीक्षा है। इसका कोई न कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे हम। अच्छा, फिर अब बताओ क्या करें हम? मेरे हिसाब से हमें काम की तलाश में शहर चलना चाहिए। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझता मुझे। क्यों, क्या कहते हो? बहुत सोच विचार कर दोनों नगर की ओर चल दिए कुछ काम ढूंढने। अरे भाई साहब, यहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह है क्या जहाँ पर हम कुछ मजदूरी कर सकें? हम दोनों पास के गांव से यहाँ नगर काम की तलाश में आए हैं। अच्छा, फिर फैक्ट्री वैक्ट्री छोड़ो, हमारे नगर के सेठ के पास चले जाओ। सुना है उनके सलाहकार की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई और अब वो किसी उपयुक्त सलाहकार की खोज में हैं। एक बार इस नौकरी के लिए कोशिश कर लो, क्या पता तुम्हारे दिन ही बदल जाएं। अच्छा भाई साहब, नगर सेठ का घर कहाँ है वैसे? यहाँ से सीधा जाकर सामने को है। शुक्रिया भाई साहब। दोनों नगर सेठ के घर पहुंचते हैं। सेठ जी, वो हम पास के गांव से यहाँ काम की तलाश में आए थे। यहाँ आकर पता लगा कि आपके यहाँ सलाहकार की नौकरी खाली है, तो हम उसी सलाहकार की नौकरी के लिए आपके पास आए हैं। ओह अच्छा, लेकिन आप 2 हो, पर सलाहकार की नौकरी तो केवल एक ही को मिलेगी। सलाहकार कौन बनेगा ये एक परीक्षा से तय होगा। आखिर सलाहकार एक समझदार और ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा सेठ जी, बताइए क्या परीक्षा देनी होगी हमें? हाँ, तो यहाँ से कुछ दूर एक जंगल है, उसमें से होते हुए एक मार्ग नगर के चौक तक पहुँचता है। आप दोनों जंगल के मार्ग से होते हुए नगर के चौक तक पहुँचिए। रास्ते में आपको कई वस्तुएं मिलेंगी, जिनमें से आपको जो कोई वस्तु उचित लगे आप उसे साथ उठाते लाना। मैं आपका चौक पर ही इंतजार करूँगा। आपके द्वारा लाई गई वस्तु को देखकर ही निर्णय होगा कि मेरा सलाहकार कौन बनेगा। सेठ की बात सुनकर दोनों जंगल की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाकर फिर उन्हें रुई का ढेर नजर आया और साथ ही गट्ठर बांधने का सामान भी। दोनों ने रुई का एक एक गट्ठर बनाया और उसे लेकर आगे चल दिए। कुछ और आगे जाने पर उन्हें कुछ कपड़ों का ढेर दिखाई दिया। कपड़ों का ढेर देख विवेक ने रुई का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और सनातन से भी कहा, भाई सनातन, तुम भी रुई का गट्ठर फेंक दो, क्योंकि रुई कपड़ा बनाने के काम आती है। जब बना हुआ कपड़ा ही मिल रहा है तो रुई का बोझ क्यों ढोया जाए? तुम अजीब व्यक्ति हो। मैं 1 घंटे से रुई के इस गट्ठर को उठाए चला आ रहा हूँ। मैं तो इसको अब नहीं छोड़ सकता। विवेक ने सनातन को बहुत समझाया पर सनातन अपनी जिद पर अड़ा रहा। विवेक ने रुई का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और उसके बदले कपड़ों का एक गट्ठर बांधकर उठा लिया। दोनों आगे बढ़ते चले गए। काफ़ी आगे जाकर उन्हें तांबे के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। सिक्कों का ढेर देख विवेक ने कपड़ों का गट्ठर वहीं रख दिया और अपने लिए सिक्कों की एक गठरी बांध ली। उसने सनातन को भी समझाया, सिक्के, कपड़े और रुई दोनों से ज़्यादा कीमती है। रुई से कपड़ा बनता है और कपड़ों को बेचकर सिक्के मिलते हैं। जब हमें सिक्के मिल रहे हैं तो हमें रुई और कपड़े को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों की ही कीमत सिक्कों में मिल रही है। सनातन अपनी पुरानी जिद पर अड़ा रहा और वही रुई का गट्ठर उठाए रखा, जबकि विवेक सिक्कों की गठरी लेकर चला। आगे चलते चलते उन्हें एक स्थान पर सोने की अशर्फियों का ढेर मिला, जिन्हें देख विवेक ने तांबे के सिक्कों को छोड़ सोने के अशर्फियों की एक गठरी बांधकर उठा ली। उसने सनातन से भी ऐसा करने को कहा, लेकिन वह न माना। यहाँ से चलते चलते अंत में वह नगर के चौक पर पहुँचे, जहाँ सेठ उनका इंतज़ार कर रहा था। सेठ ने सनातन को रुई का गट्ठर उठाए देख पूछा, तुम्हें रास्ते में अन्य कीमती वस्तुएं भी मिली होंगी, फिर तुमने रुई को छोड़ वह वस्तुएं क्यों नहीं उठाई? शुरुआत में हम दोनों ने ही रुई का गट्ठर उठाया था। रास्ते में विवेक तो अपनी वस्तुएं बदलता रहा, पर जिस रुई को मैं इतनी मेहनत के साथ उठाए ला रहा था उसे मैंने रास्ते में बदलना ठीक नहीं समझा। रुई के इस गट्ठर को रास्ते में छोड़कर मैं अपनी मेहनत व्यर्थ नहीं करना चाहता था। तुमने भी तो सनातन के साथ रुई का गट्ठर उठाया था, पर तुम यहाँ पर अशर्फियाँ लेकर पहुँचे हो। इसका कारण?
सेठ जी, सबसे पहले हमें मार्ग में रुई मिली। मैं रुई का गट्ठर उठाकर सनातन के साथ चल दिया। आगे चलकर हमें कपड़े मिले। मैंने सोचा कि रुई से कपड़ा बनता है और कपड़ा रुई से अधिक कीमती है, इसलिए मैंने रुई के गट्ठर को वहीं छोड़ दिया और कपड़ों का गट्ठर उठा लिया। कुछ दूर चलकर हमें तांबे के सिक्के मिले। मैंने सोचा कि कपड़ा बेचकर हमें सिक्के मिलते हैं तथा इन सिक्कों में रुई और कपड़े दोनों की ही कीमत है, तो वहाँ से मैंने कपड़े के बदले सिक्कों की एक गठरी बनाई और आगे चल दिए। फिर हमें सोने की शर्फियाँ मिली, तो मैंने तांबे के सिक्कों को छोड़कर उन्हें उठा लिया, क्योंकि सोना तांबे से अधिक कीमती है। रुई, कपड़े और तांबे के सिक्कों को छोड़ते समय मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं अपनी मेहनत बेकार कर रहा हूँ। मैंने यही सोचा कि ऐसा करके मैं अपनी शक्ति का उचित प्रयोग कर रहा हूँ। विवेक की विवेक भरी बातें सुन सेठ विवेक को अपना सलाहकार रख लेता है और सनातन को यूं ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। यही हालत आज के आम आदमी की है। वह अपनी गलत बातों, आदतों और तरीकों को छोड़ने को तैयार नहीं है, पर विवेकशील व्यक्ति वही है जो अपनी पुरानी गलत बातों, आदतों और तरीकों को छोड़कर जहाँ भी बहुमूल्य सौगात मिले उसे तत्काल ग्रहण कर ले। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ।